हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके जितने भी 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो भले चाहे वो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो या आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो, ठीक है, उन सभी पर आज डिस्कस करेंगे। यानी आपको एक ही क्लास में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी अब तक के जितने भी 2016 से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी पर आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको एक ही क्लास में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको इधर उधर चीज़ों को खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा और हर एक चीज़ को आप लोग समझ कर चलिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको रटन पद्धति पे चीज़ों को नहीं समझना है, नहीं याद करना है, आपको कैसे समझ कर आपको पढ़ना है। तो हिंदी भी ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट हो जाता है जिसको आप समझ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग लाइक ज़रूर ही करें, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तभी आप लाइक करें, क्योंकि भाई चीज़ जब आपको समझ में आएगी, जब आपको पसंद आएगी, तभी तो वो बात अलग की है, हम मेहनत करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें पसंद ही आएँ, है ना। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पिछड़ी शाह, शरीफे वाला शाह, सपेरे वाला शाह और हा व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन क्या कहलाते हैं? तो ऊष्म या अंतस्थ या संयुक्त या द्विगुण। तो इसमें आपका हो जाता है, ये ऊष्म कहलाते हैं, क्योंकि जब आप शाह बोलेंगे, पिछड़ी शाह बोलेंगे, आप सा बोलेंगे, हा बोलेंगे, तो क्या है, एक जैसे आप ऐसे हाथ लगा के देखिए, मुंह के पास ले जाएं तो गर्म वायु निकलती है, और जब आप बोलते हैं शाह तो यानी सीटी जैसी आवाज़ निकलती है ना। और देखिए जोर भी पड़ता है, शाह, है ना। तो एक रगड़ भी निकल रही है, यानी रगड़ निकलते हुए आ रही है, तो इसलिए ये ऊष्म हो जाते हैं। और अंतस्थ आपके कौन से हो जाते हैं? तो या, रा, ला, वा, इनकी भी संख्या 4 हो जाती है, ऊष्म की भी संख्या 4 हो जाती है और आपका संयुक्त की भी संख्या 4 हो जाती है। संयुक्त में कौन कौन होते हैं? तो छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा, ठीक है। तो ये जो आपके हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, ऊष्म अंतस्थ संयुक्त से तो आने हैं। भले आपसे ऊष्म जो अक्षर है, यानी जो ऊष्म व्यंजन है, जितने भी वो लिख दें तो पूछें ये कौन से हैं, या इसमें एक अक्षर लिख दे और इस 3 अलग कोई लिख दे तो इसमें पूछें आपसे कि इसमें आप ऊष्म व्यंजन छांटिए। और ऐसे ही अंतस्थ वाला आपका आ जाता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो आपको उसमें देखना रहेगा, लिखना रहेगा। अगर अति लघु में आता है तो आपको लिखना रहेगा, और बहुविकल्पी में आता है तो आपको टिक करना होगा। या, रा, ला, वा कहीं पे भी मिल जाए तो वो अंतस्थ हो जाता है। इसी तरह संयुक्त में भी क्षत्रिय वाला छा और का, ये सभी, और श्रा और ज्ञा हो जाते हैं। तो इनको तोड़ के भी आप पूछ लिया जाता है कि ये कैसे बने हैं, तो तोड़ कर भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। बाकी अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे, है ना। तो चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप, भौरा। तो सर्प हो जाता है, और स्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाता है, स्थावर का तो जंगम हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो कुमुदिनी। का में छोटों की मात्रा, माँ में छोटों की मात्रा और दा में छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा, कुमुदिनी हो जाता है। तो इस तरह से आप जब लिखना सीख लेंगे इसको, तो जैसे पहले आपने लिख लिया उसके बाद इसमें मिलान किया, तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। भाषा संसार का नादमय चित्र है, या कथन किसका है? तो श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का, या बाबू राम सक्सेना का। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं। उसके बाद आपका देखिए 2017 जो है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए।
तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो देवनागरी लिपि में क्या होता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, कह रहे हैं नहीं है, जो नहीं है वो सही होगा, यानी जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, जैसे आपको का बोलना है तो का ही आप बोलेंगे, ऐसा तो नहीं आप दूसरा समझ लेंगे, तो इसमें भ्रम नहीं होता है। शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। तो जो आपकी ये शिरोरेखा है तो ये तो बहुत ही ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं अनावश्यक है, तो ये आपका गलत है। फिर ये भी देख लेते हैं, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त करता है, बिल्कुल एक ही ध्वनि व्यक्त करता है, ऐसा नहीं है कि एक वर्ण से बहुत सारी ध्वनियाँ, जैसे आपने का बोला तो का ही निकला, खा बोला तो खा ही निकला, तो इस तरह से। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि यही आपका गलत ऑप्शन है। भाषा का यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपका व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण, तो आपका वर्ण हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है भाई। अगर कहीं पे अक्षर आ जाता है तो आप क्या कहोगे कि अक्षर होता है, लेकिन अक्षर और वर्ण में फ़र्क होता है। देखिए कैसे फ़र्क होता है, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं थोड़ा सा घुमा के तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप पढ़ा हुआ भी आप नहीं समझ पाते हो और पढ़ा हुआ भी गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो अक्षर का मतलब होता है, जैसे आपकी अक्षर है का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छ, ज, झ, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये सभी अक्षर हैं, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं, जैसे हमने सबसे पहले का को उठा लिया, हालांकि भाई पूरी वर्णमाला में तो आपके सब अक्षर ही तो है, तो हमने यहाँ पे का उठा लिया, तो अब ये इसको क्या पढ़ेंगे, अब का पढ़ेंगे। क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, आप बताओ, इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो ये हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम काहे में तोड़ सकते हैं। जैसे आपका ये जो का है तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, पहले तो ये अक्षर हो गया, ये का जो है आपका अक्षर हो गया, उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हम करेंगे, जब ये हलंत लगा देते हैं इसका मतलब आ होता है, और इस का में आपका छोटा आ छिपा हुआ है, तो उसके बाद आपका ये ऐसे हो जाएगा छोटा आ। तो अब ये कंप्लीट हुआ। अब अच्छा आप इसको तोड़ के दिखाओ, भाई हमने का को तोड़ दिया तो का हलंत प्लस छोटा आ बन गया, लेकिन अब क्या है, जब आपका, अब हमने इसको तोड़ दिया, अब ये नहीं टूटेगा, तो जो नहीं टूटेगा तो ये जो का और हलंत और प्लस और आ हो गया, ये आपके वर्ण हैं जो टूटते नहीं हैं, और जो ये आपका का है ये टूट जाएगा, इसलिए ये अक्षर हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से ऐसे वर्क करके और आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्या भाई दे ही देंगे, क्योंकि चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, आपको पता है वर्णमाला का आशय है। तो शब्द के समूह को, सिर्फ शब्द के समूह को, है तो समूह ही लेकिन सिर्फ शब्द के समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी वर्ण भी हैं और व्यवस्थित भी हैं, उसको वर्णमाला कहेंगे। ऐसा नहीं है कि का कहीं पे और बनाए, का के बाद घा बन गया और घा के बाद छोटा आ गया और उसके बाद या आ गया और उसके बाद छा आ गया और उसके बाद या आ गया, ऐसे नहीं। जब वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा तो उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 55, 52, 50 या 48। तो यहाँ पे आपका 52 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये सभी मिला के आपके, और अनुस्वार, अनुनासिक, ये सभी मिला के आपके कितने हो जाते हैं, तो 52 हो जाते हैं। उसके बाद है अयोगवा है, तो विसर्ग है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, तो अयोगवा जो है वो आपका विसर्ग होता है। और उसके बाद चलते हैं 2018 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अड़ा ओढ़ा वर्ण है तो क्या है, उच्छिप्त हैं, अंतस्थ हैं, संयुक्त हैं, ऊष्म है। तो आपको पता है, देखिए अंतस्थ तो यारा लावा हो जाते हैं, संयुक्त छत्रंग या श्रा हो जाते हैं, ऊष्म शा सा और हा हो जाते हैं। तो बचा क्या, उच्छिप्त। कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें हमें पता होती है उसको हम निकालते चले जाते हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चन होता है वही बचता है, तो ऑप्शन तो वही बचा, तो वो राइट हो जाता है। कभी कभी ये होता है हमें चीज़ें पता होती हैं तो हम उसी को देख के तुरंत पहचान जाते हैं। यानी लास्ट में क्या है, मामला ये है कि हमको सभी चीज़ें लिखनी है, क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, आंसर लिखना है और अपने नंबर को हमको क्या करना है, लेके रहना है, वो वाली बात हो जाती है ना। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, हम एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि
खेल तब तक चलेगा जब तक जीतेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। और दूसरों से ज़्यादा नॉलेज क्या होती है, हमें उससे अलग करती है। भाई जब हमको नॉलेज ज़्यादा होगी तो हम क्या होंगे, हम दूसरों से अलग दिखेंगे और हम सफल भी बनेंगे। तो यानी खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाह का उच्चारण स्थल है, तो शाह देखिए पहले तो आपका ये तालु हो जाता है। यहाँ पे देखिए आंसर ही पे हम आ गए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, चलिए पहले तालु हमने कह दिया, चलिए ठीक है, वो वाली भी बात सही है, लेकिन हम यहाँ पे इसको डिस्कस थोड़ा सा करना चाहेंगे। जो शाह का उच्चारण स्थल है यानी स्थान है, तो सबसे पहले ये क्या है, तो सबसे पहले ये आपका हो जाता है ऊष्म में आता है। किस में आता है, तो ऊष्म में। तो इसमें बड़ा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, जैसे ही शाह देखा तो ऊष्म बस कर दिया, मगर ऐसा नहीं है। ऊष्म के अलावा भी ये जो चारों वर्ण हैं ये कुछ ना कुछ हैं। तो जो आपका शरीफे वाला शाह हो जाता है, तो ये आपका जब आप बोलते हैं तो आपका क्या है, जैसे टा बोलते हैं, ठा बोलते हैं, डा बोलते हैं, ढा बोलते हैं, अड़ा बोलते हैं, तो ये क्या है, टा ठा डा ढा, ये क्या है, मूर्धा है। और इसी तरह से आपका जो शा निकलता है शरीफे वाला, ये भी जब शा बोलते हैं तो क्या होता है, ज़बान कहाँ पे टकराती है, जब आप टा बोलते हैं तो वहाँ पे जाके टकराती है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये मूर्धा हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं ओष्ठ को। तो ओष्ठ यहाँ पे आपका कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ओष्ठ है, तो ओष्ठ तो है ही नहीं, है ना। ओष्ठ कौन होते हैं, पाफा पाफा ये होते हैं, क ख ग घ तो कंठ होते हैं, त थ द ध तो दंत होते हैं। तो इस तरह से आपका शाह जो है वो तालु हो जाएगा। और हम डिस्कस कर लेते हैं, इस पे जो 4 अक्षर है, ये चारों अक्षर अलग अलग हैं। जो आपका हा है, जब आप हा बोले तो आपका जो है वो कंठ से निकला, ठीक है, कंठ से निकला, तो ये आपका क्या हो गया, ये कंठ है। और आपका जो सा छोटा वाला है, तो ये आपका जब आप सा बोलते हैं तो दांत से टकराती है ना आपकी ज़बान, तो ये दंत हो जाता है। और उसके बाद जो पिछड़ी शाह है वो क्या है, तो पिछड़ी शाह यानी ये क्या है, तो तालु से होता है, तो ये तालु में हो जाता है, ठीक है। यानी ये आपके ऊष्म तो ही हैं, साथ में आपके इनकी अलग और भी खूबी है ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है ये, प्लस ये क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है, ऐसे कहते नहीं है। और होते भी बहुत लोग हैं, और वो पढ़ाई को छोड़कर क्रिकेट में अपना कहते हैं अपना भविष्य बना लेते हैं। तो इस तरह से है। आनंद का विलोम विश्व विषाद अवनति अर्पण, तो आनंद का जो विलोम हो जाता है वो विषाद हो जाता है। यहाँ पे ये बा ऑप्शन राइट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला ऐसे पूछ लें तो फटाक से आप लिखेंगे, जो आपको लिखना आता है फटाक से आपने लिख दिया। अब इसको मिलान कर लें, देखिए इस वाले में आ में तो ये है नहीं, और बा में भी नहीं है, और सा में देखिए सा में है, तो यानी कि ये राइट हो गया। बार बार हम ये बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो आप लोग फटाक से लिख के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैठ गए और एक बिंदी से भी एक, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर रा वाला लिखा हुआ, जहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ ज़्यादातर आपको मिलता है, लेकिन ये राइट नहीं होता, ये वाला राइट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है नूतन का विलोम शब्द है, तो पुराना, नवीन, पुरातन, तो नूतन का विलोम है पुरातन, पुरातन हो जाता है। या वर्ण है उच्छिप्त अंतस्थ संयुक्त ऊष्म, तो देखिए यहाँ पे एक ही पूछ लिया, यार अलावा आपको पता है क्या है, तो अंतस्थ है, तो आपका चाहे वो चारों अक्षर लिख दें तब भी आपका अंतस्थ है, एक लिखे तब भी वो आपका अंतस्थ है ना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो सुलेख मतलब सुंदर लेख, तो सुलेख यानी सुंदर, लेख यानी सुंदर लिखना या सुंदर लेखन, इस तरह से आपका हो जाता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञा वर्ण आपका जो हो जाता है वो देखिए जा और हलंत और प्लस और या, इस संयोग से मिलकर बना है, तो यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट है। और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो अशुद्ध जो है वो अत्याधिक, ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, अत्यधिक, अत्यधिक लिखा जाता है ना, तो यानी यही आपका राइट आंसर है, यानी यही यहाँ पे अशुद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन है का वर्ग में आने वाला वर्ड, तो आप बोलते हैं का, खा, गा,
तो का जो वर्ग में आ रहा है तो का, खा, गा, घा, तो ये आ रहा है। तो यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि ये पूरी लाइन का कंठ वाली है। का, खा, गा, घाड़ा, तो का वाली का, गा, घा, बीच में इसमें अक्षरों को हटाया गया, 3 अक्षर इसमें लिखे गए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुमुदिनी। कुमुदिनी तो क्या है? कुमु, कुमु, का में छोटो की मात्रा, मा में छोटो की मात्रा, दा में छोटी ई की मात्रा और ना में बड़ी ई की मात्रा, तो कुमुदिनी। तो इस तरह से होगा, तो ये सभी गलत हैं और ये आपका राइट हो जाता है। बा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो पा, फा, बा, भा, आप बोल रहे हैं तो कैसे आप बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं तो आपकी होंठ जो है ऊपरी होंठ निचली होंठ से टकरा रही है, यानी ये होस्ट हो गया। तो और का, खा, गा, घा, तो कंठ हो गया। का वाली जो लाइन होती है वो कंठ होती है। और आपका क्या हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तालु में कौन आता है, हम बार बार देखिए रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोगों की चीज़ें रट जाएं एकदम से। तो तालव्य कौन है? जैसे आप चा बोलते हैं, चा, छा, जा, झा, देखिए तालु से कहते नहीं, तालु से देखिए टकरा रही है जबान, चा, छा, जा, तो चा वाली जो है लाइन चा, छा, जा, झा, यहाँ ये तालु है। और मूर्धा में कौन आता है? तो मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा ये आता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, तो आकर्षक, कृतकरणीय, कृतघ्न, तो कृतघ्न हो जाता है। उसके बाद आपका जो है जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक है, तो अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम, तो अभूतपूर्व हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो कबीरदास जी हो जाते हैं। और लोकावत तन के रचनाकार हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं। चित्रक का तद्भव रूप है, तो चीता, चित्र, चित्त, चैतक, तो चीता का चित्रक का चीता हो जाता है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा, जिसके पास कुछ ना हो वो आकिंचन है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है, तो अंतस्थ व्यंजन की देखिए या, रा, ला, वा, या, रा और ला और वा, ये 4 हो जाती है। तो कितनी संख्या है? तो 4 है, तो 4 पे आप टिक कर देंगे। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? देखिए 5-5 के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 5-5 के हुए ना, तो 5-25 हुआ ना, तो यानी 25 हो गए, है ना। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण जैसे आप बोले का, खा, गा, घा, ऐसे तो है। तो जब आप का बोलेंगे तो कम, अब जब खा का, खा, गा, घा, घा बोले, फिर ट, ठा, प, फा, तो यहाँ पे का यानी पहला अक्षर जो होता है प, फा, ऐसे का, खा, ग, घा, तो दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण। और अल्प प्राण ये होता है जिसमें कम समय लगता है, तो यानी यही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? महाप्राण नहीं है, तो जब महाप्राण नहीं है तो अल्प प्राण होगा, तो जब नहीं वाला हो तो यानी इसके अपोजिट पूछ रहे हैं, है ना, तो आपने इस पर टिक कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन माइंड से वर्क कीजिएगा, ऐसा नहीं रटन पद्धति पे नहीं। इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा वैसे, और जो हम महामैराथन ला रहे हैं तो इस पर हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन हिंदी में हम इसलिए फास्ट नहीं लेके चल रहे, चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। क्योंकि हिंदी ऐसे तो लोग कहते हैं हमको बड़ा आसान पड़ता है, बड़ा आसान पड़ता है, लेकिन देखा गया है कि हिंदी में नंबर बहुत कम लोगों के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको लगता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उसी में अपने एक एक नंबर ऐसे ही गवा देते हैं एक एक करके। तो कहते नहीं बूंद बूंद से सागर बन जाता है, और सागर कब जो है बूंद बूंद में चला गया पता ही नहीं चला, यानी एक एक नंबर करके और बहुत नंबर चले जाते हैं। तो इस तरह बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझा रहे हैं, थोड़ी लेंथी क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। महामैराथन है तो अगर 1-2 घंटे 3 घंटे की हो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमको दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, तो आपको पढ़ने में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आपको क्या है,
आपको तो अच्छा मटेरियल मिल रहा है, चीज़ों को आपको समझ के चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और बार बार रिवीजन कराया जा रहा है, यानी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। जब हेल्पफुल है तो हम अगर भाई लोग 6-6 महीने पढ़ाई करते हैं तो क्या आप एक मैराथन 2 घंटे 3 घंटे की नहीं देख सकते, है ना। तो ये आप लोग देखिएगा ज़रूर और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से अगर जो चीज़ स्किप हुई तो समझ लीजिए हो सकता है वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो आपने तो पहले से स्किप कर रखा है उसको, तो आप समझेंगे क्या, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी जहाँ जहाँ पे हमें एक्सप्लेन देना होगा वहाँ पे ज़रूर देंगे, क्योंकि एक्सप्लेन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और यही चीज़ें पूछी ले जाती हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछ लिया जाए। भाई आपको पता है महाप्राण क्या होता है, तो कोई और दूसरा अक्षर दे दिया महाप्राण, जैसे का खा, उसके बाद खा होता है ग घा, अब इस बार दे दिया तो घा दे दिया और यहाँ पे नहीं लगा दिया, वहाँ पे नहीं लगाएंगे कि महाप्राण इसमें कौन होता है। तो ऐसे जब आपको पता है कि महाप्राण कौन सा होता है तो आप कर ले जाओगे, इस तरह से हो जाता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि शब्द का विलोम है दृढ़, कठोर, स्थूल, मजबूत, तो स्थूल हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसमें से भाषाई कौशल नहीं है। तो देखिए लिखना, पढ़ना, बोलना ये सभी भाषाई कौशल है, लेकिन गद्य तो नहीं होता है। तो यहाँ पे गद्य, क्योंकि सुबोपाली, अब यहाँ से हम आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, भाई पहले सुबोपाली, ठीक है। तो यानी पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डाल दिया जाए तो भाई वही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सुबोपाली में गा तो कहीं पे नहीं आया, तो इसका मतलब गा ही आपका जो है वो वही गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ये क्या है, ये ह्रस्व है ना। तो यही आपका ए, आए, ओ, अंग, आ, तो आपका क्या हो जाता है, छोटा, छोटी, छोटो, ऋण। इसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो कम समय लगता है और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, आ, ई, ऊ हमने बोला ना तो ज़्यादा टाइम लगा, यानी 2 मात्राओं का समय लगा। और हमने बोला आ, ई, ऊ, ऋण, तो कैसा क्या निकला, कम समय लगा, यानी 1 मात्रा का समय लगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो अर्धस्वर या और वा, रा और ला, डा और ढा, छा और जा। तो इसमें या और वा को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद निम्न अक्षर में महाप्राण है। अब देखिए यहाँ पे तुरंत देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि हो सकता है ऐसा आ जाए और नेक्स्ट देखिए इसमें 2023 में ऐसा आया कि महाप्राण कौन सा। अब आपको पता है क, खा, ग, घा, या। अब च, तो ये तो अल्प है क्योंकि पहला अक्षर है। या, रा, ला, वा, तो ये भी नहीं। तो हा आपका क्या है, महाप्राण है। जब बोलते हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, हा। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो वानर, पट, क्षेत्र, मिष्ठान, तो आपका ये हो जाता है वानर, ये हो जाता है। जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण, तो आपका स्थावर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी और जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हम वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और भी अभी अति लघु उत्तरीय आएंगे तब भी एक्सप्लेन करेंगे, लघु उत्तरीय आएंगे तब भी एक्सप्लेन करेंगे। एक एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार बताएंगे, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें छपनी चाहिए। मैन ये नहीं है कि हमने मैराथन ले ली, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात जब होगी जब आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और आपको उसमें बेनिफिट मिले, तब हम क्या होंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ हमने जो चीज़ पढ़ाया है तो सही है, अच्छा है, वो हर एक चीज़ अच्छी है क्योंकि आपको बेनिफिट मिला। और हमारा मेन मोटिव क्या है, यही कि आप लोगों को सक्सेस मिले, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ और उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्षत्रिय वाला छा जो है वो आपका वर्ण किसके योग से बना है। तो आपको पता है कि ये वर्ण आपका हो जाता है का और हलंत और प्लस पिछरी शाह हो जाता है, तो इससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे इसको निकाल लिया गया क्योंकि यहाँ पे आधा का छिपा हुआ है। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो एक तरीका और भी है, हो सकता है ऐसा भी एग्ज़ाम में आ जाए। तो आपका ये देखिए, ये पूरा पिछरी शाह है ना,
तो पूरे पिछली शाह को हमने दो जगह तोड़ दिया। वही अभी जो बताया था कि वर्ण और अक्षर, तो अक्षर को क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते। तो अक्षर को हम तोड़ेंगे ऐसे, इसको छोटा आ अलग कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, टूट गया। तो ऐसे भी आपका, तो कहीं पे अगर इस तरह से आ जाए, इस तरह से ना आप पूछकर इस तरह से पूछ लिया जाए, तब भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि हर अक्षर में क्या होता है, छोटा आ छिपा होता है, क्योंकि वो छोटा आ के मेल से बना होता है। जैसे आपका चा है, ठीक है, तो आप ऐसे भी आधा बना देते हो, और अगर आप इस तरह हलंत लगा दोगी तब भी आधा हो जाएगा। अब ये जब आधा हो गया तो इसमें बचा क्या, आधा ये हुआ, तो पूरा फिर ये कैसे था, मैन यहाँ पे बात ये आती है। तो जब इसमें छोटा आ मिला था तब ये पूरा था, तो यानी छोटा आ आप दिखा दो यहाँ पे। इसके बाद है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का हो जाता है प्राचीन तथा उचित का हो जाता है अनुचित हो जाता है। अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का अनल पावक आग, अमृत का पीयूष सुधा सोम, गणेश का लंबोत्तर विनायक गणपति। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलें तो कैसा रहेगा, तो मेरी समझ से थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं। शब्द एवं पद वैसे यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में ना करें, क्योंकि इतना नहीं यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा। अंश और अंश, अंश मतलब छोटा सा, और अंश यानी बड़ा सा जिसमें लगा है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। जैसे आप आ ई ऊ ऐसे बोल रहे हो ना, तो ये क्या है, बिना रुकावट के मुंह से निकल रहे हैं। तो ये स्वर टोटल कितने हो जाते हैं, तो 11 हो जाते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाते हैं, तो 11 स्वर जो हैं आपके 11 हो जाते हैं। और अगर कुल स्वरों की बात देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गंभीर हो सकता है अगर आपको नॉलेज नहीं होगी। तो अगर पूछे स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या बताएं, तो आप बताएंगे कितने, बताएंगे स्वर कितने हैं, तो 11। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल स्वर, तो अब आप देखिए अब भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम कुल स्वर पूछे या स्वर पूछे, बात तो एक ही है। स्वर तो भाई हमने पढ़ा है कि 11 होते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। कुल स्वर होते हैं 13, और कैसे 13 हो जाते हैं, अंग और आह ये क्या है, स्वतंत्र चर हैं, और ये क्या है, ये आयोगवा है। क्या है, अंग और आह जो हो जाता है आपका, अंग और आह जो आपका हो जाता है, ये क्या है, ये स्वतंत्र चर है प्लस आयोगवा है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाता है, स्वरों की संख्या बढ़ जाती है और 13 हो जाते हैं। तो जब पूछे स्वर कितने होते हैं तो आप 11 कहेंगे, कुल स्वर पूछें तो आप 13 पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, तो या रा ला वा ये सब उच्छित यानी यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो 4। रा क्या है, तो अंतस्थ है। ला क्या है, तो अंतस्थ है। मतलब इस तरह से अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको पता है तो आप कर लेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार यानी एक ना, और जहाँ पे एक ना था क्या बताया था, एक बिंदु बताया था ना। तो क्या होता है, उच्चारण में वायु नाक से निकलती, कहाँ से निकलती है, तो नाक से निकलती है, और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा, कंचन, देखिए झटका लिया ना हमने, जंगल झटका लिया ना, तो ये मतलब क्या हुआ, अनुस्वार, और इसमें एक ना लगा हो तो वो एक बिंदी यानी ऊपर अनुस्वार होता है, और क्या नाक से वर्ण निकलता है ना। कंचन, झंडा, इस तरह से। अब स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन देखिए क्या होते हैं, जब कोई
अक्षर आप बोल रहे हो, तो वो क्या है, किसी ना किसी मुंह के जो मुंह है ना उसके किसी ना किसी भाग को टकरा कर और बाहर निकल रहा है, तो वो क्या है, स्पर्श है। देखिए यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्थानों को स्पर्श मात करती है, 5 वर्णों में विभक्त है। तो यहाँ पे खैर यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मतलब कोई ना कोई भाग को टच करते हुए बाहर निकल रही है। तो इसमें क्या हो जाता है, का, खा, गा, घा, अड़ा, ये क्या है, जैसे आप का, खा, गा, घा, अड़ा आपने इसको बोला, तो अब देखिए क्या हो रहा है, कंठ पे जोर पड़ रहा है भाई। ये आपकी जो गर्दन है, ये जो यहाँ पे अभी देखिए अब बोर्ड पे होते हैं, सामने होते हैं, तो आप देख पाते हैं कि अब देखिए, अब जो गर्दन है, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी गर्दन को, भाई हम तो यहाँ पे पूरे कहते हैं ना सभी लोगों के सामने बोल रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, तो आप भी स्पर्श कर लें, आप तो अकेले ही पढ़ रहे होंगे, तो इसमें शर्म क्या है, या ऐसे मतलब इसमें हमारा टेंशन वाली क्या बात की हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये जो कंठ है, ठीक है ना, ये गर्दन जो होती है, तो जहाँ से हम जब बोलते हैं तो देखिए ये ऐसे चलती है, कंठ तो आप सभी लोग जानते हैं इसको कहते हैं। तो ये देखिए इस पर जोर पड़ रहा है, का, खा, गा, घा, यानी क्या है, कंठ पे जोर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गए, ये कंठ हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, कंठ हो गए। अब बात आती है चा, छा, जा, झा। तो आप चा जब बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ पे टकराती है, वो तालू में टकराती है। तालू समझते हैं ना, जो मुंह के अंदर का जो हिस्सा है, तो जो ऊपर का दांत होते हैं, ऊपर के वो जबड़ा जहाँ पे उसको बोलते हैं, तो तालू तो आप समझते हैं ना। तो ऐसे जब बोलते हैं चा, तो आपकी ज़बान कहाँ, तालू में टकराती है, आपकी ज़बान टकराई ना, तो चा, छा, जा, झा, या। तो ये क्या हुआ, ये तालव्य हो गया। क्या हो गया, तालव्य आ जाए या तालू आ जाए तो आप इस पर टिक कर देंगे। टा, ठा, डा, ढा। तो ये देखिए आपकी ज़बान क्या है, जब आपने टा बोला तो थोड़ी सी ज़बान ने क्या किया, हल्की सी मुड़ी, और कहाँ पे जाके टकराई, मूर्धा, जो ऐसे करके ज़बान के अंदर का ये हिस्सा बना है, तो टा, ठा ऐसे करके ज़बान हल्की सी ऐसे हुई और टकराई यहाँ पे, तो यानी ये क्या हुआ, मूर्धा। तो टा, ठा, डा, ढा, ये क्या हो गया, ये हो गया मूर्धा। उसके बाद आपका हो गया ता, था, दा, धा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया दंत, और उसके बाद आपका पा, फा, बा, भा, ये हो गया ओष्ठ, ठीक है, ये हो गया आपका ओष्ठ। तो इस तरह से आप इसको याद रखें। और एक चीज़ बताते हैं, ये जो अड़ा और इया और गणित वाला अड़ा और ना और माँ हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। अब आपसे पूछ लें पंचम वर्ण क्या होता है, तो पंचम वर्ण ये जो आपका का, खा, गा, घा, अड़ा, ये लास्ट वाला अक्षर, फिर चा, छा, जा, झा, या लास्ट वाला अक्षर, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा लास्ट वाला अक्षर। तो जितने भी 5 लाइनें हैं ना, 5, क्योंकि स्पर्श 25 होते हैं, तो लास्ट वाले जो 5 अक्षर हैं वो पंचम वर्ण कहलाते हैं। और इनमें क्या है, ये अनुनासिक यानी नाक से भी निकलते हैं और मुख से भी निकलते हैं। तो इसमें जो जिसकी खूबी होती है, जैसे ये कंठ से निकल रहा है तो नाक कंठ वाला हो गया, और ये आपका तालु से निकल रहा तो नाक तालुव्य हो गया, और ये वाला आपका अड़ा जो है ये मूर्धा, तो नाक मूर्धा हो गया। ना जो है आपका ता, था, दा, धा, ये दंत हो गया। तो क्या हो गया, दंत नाक से भी निकल रहा है, और दंत यानी दांत, तो दांत को भी स्पर्श कर रहा है, तो दंत, नाक दंत हो गया, नाक ओष्ठ हो गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि मैम इतने एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएंगे, तो बिल्कुल टाइम इतना ही लगेगा। क्यों, क्योंकि चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा, वस्तुनिष्ठ टाइप में भी और अतिलघुत्तरीय टाइप में भी। तो का और हलंत और प्लस पिछड़ी शा, तो क्षत्रिय वाला छा बनता है, जैसे अक्षर, कक्षा, ऐसे। ता हलंत प्लस रा, तो त्रा बनता है, तो पुत्र, त्रिशूल ऐसे लिखते हो ना। जा प्लस या, तो यहाँ पे देखिए जब इसने यहाँ पे इया लग गया, तो यहाँ पे आ भी तो होना चाहिए था ना, क्योंकि जा हलंत प्लस इया, और क्योंकि मिस प्रिंट भी बहुत होगा, ऐसा नहीं है, ये भी ये चीज़ें आपको झेलनी रहेंगी, ऐसे होगा, है ना। जब इसको आधा किया तो इसका आ कहाँ गया, यहाँ पे गया। तो यानी ज्ञान, विज्ञान, शाह हलंत प्लस रा, तो श्रम, विश्राम। उसके बाद आपका हो जाता है आँख, अश्व, समुद्र, और सूर्य के एक समानार्थी लिखे, तो समानार्थी यानी पर्यायवाची, है ना। तो आपका हो जाता है नयन, अश्व का घोड़ा, समुद्र का सागर, और सूर्य का रवि, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन जो आपके हो जाते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं।
स्पर्श व्यंजन से आप क्या समझते हो, इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे तो यहाँ पे देखिए व्यंजन छोटे में समझा देते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको भी हम डिटेल में ले जाएंगे थोड़ा सा। व्यंजन का भी प्राय स्पष्ट, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को गर्म मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो यानी व्यंजन क्या होता है, अब देखिए व्यंजन वो होते हैं, जैसे आपने का बोला तो कंठ से, चा वाली लाइन बोली तो आपने कहा, जब चा बोला तो तालू से, टा वाली लाइन टाठा डाढ़ा तो मूर्धा से, ताथा दाधा तो दंत से, पाफा पाभा तो ओष्ठ से, यानी कोई ना कोई भाग से टकरा रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यंजन। और व्यंजन ये नहीं है कि भाई अंतस्थ व्यंजन भी होता है, ऊष्म भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कौशलों के नाम, तो कौशल कौन कौन से हो जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये हो जाते हैं सुबोपाली से। आप लोग याद रखिए, तो यही 4 कौशल हैं। और सबसे पहला कौशल कौन सा है भाई, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, तो सुनता है। भाई आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा क्या कर रहा है भाई, सुन रहा है पहले, है ना। यह रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। देखिए पलट पलट के क्वेश्चन आ रहे बार बार। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें तो परिशिष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो परिशिष्ट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है जब हम बोलते हैं तो बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, तो उसे दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व किसे कहते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं तो ज़्यादा 2 मात्राओं से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे राम, ओम, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए, तो अर्वाचीन का प्राचीन और उचित का अनुचित हो जाता है। उसके बाद है आपका अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो अंश और अंश, तो अंश का अर्थ होता है जो ये वाला अंश है जिसमें छोटा सा लगा है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका कंधा हो जाता है। और जिसमें बड़ा सा लगा है वो यानी टुकड़ा, कोई भाग, जैसे कहते हैं नहीं, थोड़ा सा अंश हमें भी दे दो या थोड़ा सा भाग हमें भी दे दो, तो ये हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम कोई शोक, हर्ष, उल्लास, कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं, अरे ये क्या हो गया, बड़े दुख की बात है, तो जब हम बोलते हैं तो अरे उसके तुरंत बाद ये लगता है चिन्ह। या हाय, तो हाय के बाद ये चिन्ह लगता है, फिर हम अपनी बात को आगे कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए, तो उपेक्षा अवहेलना और अपेक्षा आशा हो जाता है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, जैसे आता नहीं आपका गद्यांश पद्यांश, तो उसमें कुछ लिखा होता है तो ऐसे नीचे लाइन का, तो नीचे लिखे लाइनों का बताएं, या रेखांकित वाक्यों का अर्थ बताएं। तो रेखांकित यानी जिसके नीचे लाइन लगाई गई हो, तो इतना लिखेंगे, या आप कह दो रेखांकित वाक्य हैं, तो बात तो एक ही है लेकिन छोटे में कहा है ना, तो जिसके लिए हम एक शब्द यूज़ कर सकते हैं। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आकाश का गगन, नभ, आसमान, अंबर हो जाता है। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आ ओ आओ दोनों स्वर वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए, तो ऊष्म व्यंजन शा, पिछली शा, सा और हा है। संधि एवं संयोग दोनों का विलोम शब्द लिखिए, तो संधि का विच्छेद और संयोग का वियोग हो जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 2022 के। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वो ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, ई, उ कम समय लगा, लेकिन बड़ा आ, ई, ऊ, ये आप बोल रहे हो तो ज़्यादा समय लगा, यानी 2 मात्राओं का समय लगा, तो ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए, तो सुधा मतलब अमृत और पंकज का कमल, आप लिख सकते हो इसको। और कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक चिन्ह लिखिए, तो क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, इसका चिन्ह ने है। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए, तो मौखिक एवं लिखित हो जाता है। और उसके बाद विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम मतलब होता है रुकना, ठहरना। अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। और अगर भाई जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे आपने बोला तुम स्कूल गए थे क्या, तो तुम स्कूल गए थे, तो हमने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया, या तुमने खाना खा लिया, तुमने पढ़ाई कर ली, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, हम चिन्ह का यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो जब हम इस चिन्ह का यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, ये पूर्ण विराम होता है। और जैसे यहाँ पे सिर्फ विराम, विराम का मतलब ये होता है कि भाई पूर्ण विराम भी हो सकता है, अर्ध विराम भी, अल्प विराम भी, प्रश्नवाचक भी। तो जहाँ पे जैसे जैसे ये आपका हो जाता है अल्प विराम, ये हो जाता है आपका अर्ध विराम, ये होता यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे आपका हो जाता है अर्धविराम, यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जहाँ पे जैसा होता है वहाँ पे उसका चिन्ह लगाया जाता है। मांटेसरी विधि के बारे में बताएं तो मांटेसरी विधि क्या होती है। तो मांटेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यासकार कागज़ अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज़ का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बिना बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। धीरे धीरे उक्त रोग यानी रेगमाल, यहाँ पे रेगमाल है, कागज़ पर उंगली फेरते फेरते बालक उनकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं और इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में अपनी आपसी संबंध स्थापित करते हैं और वे स्वतः लिखना आरंभ कर देते हैं। अब चलते हैं 2023 के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराघात किसे कहते हैं। उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। और पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जिससे ला ला, तो क्या होता है, दोनों ओर से हवा निकली और मुख द्वार बंद हुआ। पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, जैसे ला ला। तो देखिए दोनों इधर से आप बोल के देखिए ला, तो मुख द्वार बंद हुआ ना, और दोनों तरफ से क्या हुई, हवा निकली। लिपि को परिभाषित कीजिए। तो लिपि जो अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, उसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी हो जाती है। और देवनागरी लिपि की खूबी क्या होती है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। तो यहाँ पे है भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि कैसी है, तो देवनागरी, और देवनागरी लिपि जो है उसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है ना, भ्रम नहीं होता है। उसके बाद है आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का अनार्य, उन्नति का अवनति। कारक किसे कहते हैं, यहाँ पे अभी क्वेश्चन और हैं, बस 1 से 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कारक किसे कहते हैं, 2 क्वेश्चन मतलब अति लघुत्तरीय टाइप के। अभी लघुत्तरीय भी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि पिक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ना है, लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहें। लाइक सब्सक्राइब में बिल्कुल भी आप लोग कंजूसी ना क्या करें। एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। और ऐसा नहीं है कि हाँ हम जो है हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, हमारी दोनों जेबें भर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका एक लाइक मिलता है तो हमें ये होता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे हैं और हम लोग मोटिवेट भी होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। साधारण कारक का अर्थ है करने वाला, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो, कारक कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को मारा। इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा वाण ये शब्द कारक हैं। अपादान कारक का चिन्ह से साथ अलग होने के योग से होता है। अपादान का अलग होने से क्या, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंति। अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध उच्चारण यहाँ पे 5 कारण भी पूछ सकते हैं, नहीं भी 5 कारण पूछ सकते, कुछ कारण लिखो ऐसे करके। तो आपको लिखना है ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। ध्वनि प्रकृति, किसी ध्वनि का अल्पयाति उच्चारण करना। ध्वनि विप्रय, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना। शारीरिक विकृति जैसे ओष्ठ, दंत, कोमल, तालु, अभाव, लघुत्व, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें यही चीज़ होती है कि इसमें अशुद्धता आ जाती है। जैसे जिसके दांत नहीं होते हैं वो रा और ला नहीं बोल सकता, क्या नहीं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई जिसके दांत नहीं होते वो कौन से अक्षर नहीं बोल सकता, तो रा और ला नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। और बाकी जैसे कोई विकृति होती है तो तब भी भाई बोलने में तो प्रॉब्लम होती ही है। तो उच्चारण ठीक ढंग से कहाँ हो पाएगा, और जिसको नॉलेज नहीं होगी उसको भी उसका भी क्या हो पाएगा, वो भी समझ लीजिए अच्छे से नहीं बोल पाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे बहुत लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है, आप देख लें, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर आप ट्राई करोगे ना, अगर वो अभी ये नहीं कर रहे हैं, जैसे डीएलएड वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो
उनसे अगर आप पूछेंगे कि आ से ज्ञा तक आप लिख के दिखा दो, तो मुश्किल से, मैं ये तो नहीं कहती, लेकिन मुश्किल से 50% लोग हो सकता है जो लिख पाएँ, वरना वो नहीं लिख पाते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है, वो भाई बचपन में उन्होंने पढ़ा सब कुछ, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अभ्यास नहीं किया। और अभ्यास से क्या होता है, चीज़ें जो हैं हमारी स्थायी हो जाती हैं, चीज़ें याद रहती हैं। और अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें भूल जाती हैं। वो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको समझ में आ रही है, लेकिन जिससे स्टार्टिंग हुई है उनको ही नहीं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं मालूम होता है कि स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं। उनको तो बस ये है कि आ से ज्ञा तक होते हैं अक्षर बस। अब वो आ से ज्ञा तक हैं, वो है क्या, वो वर्णमाला है या वर्णों का व्यवस्थित समूह भी है या नहीं, ऐसी कुछ भी ये चीज़ें नहीं कि अंतस्ति कौन है, ऊष्म कौन है। ये सब चीज़ें जब छोटी सी बात की मतलब उनको आ से ज्ञा तक लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, तो मतलब उनको अंतस्थ, ऊष्म और ये सब और संयुक्त ये सब कहाँ से आ जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर पढ़ाई करनी है तो हमको अच्छे से करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं क्या, हालांकि भाई जीविका भी बहुत ज़रूरी है। और आज आप लोग जो पढ़ रहे हो तो किस लिए, कि भाई आपको एक सरकारी सीट मिले, है ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप बच्चों को जाके क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो अब आप इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको नॉलेज हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको नॉलेज हो और आप बच्चों को जाकर वो नॉलेज दो। तो आप लोग इस तरह से पढ़ाई करो कि चीज़ों को समझ कर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, और उसके बाद इस क्लास को विराम देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताएं। तो हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कैसे हो जाती हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना, जब ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि शाह कहीं पे है तो उसको सा पढ़ेंगे। आपका मतलब शाह है, यानी कि शरीफे वाला अगर शाह है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या होता है, छोटा सा को शाह कहते हैं, नहीं कहते हैं स्कूल जा रहे हैं, कितना समय हुआ, ऐसे करके बोलते हैं सामाजिक। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये क्यों हो जाती हैं, ये इसलिए हो जाते हैं, या तो इनको ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान नहीं होता है तो उनको नहीं पता होता कहाँ पे हम शा का यूज़ करें और कहाँ पे हम सा का यूज़ करें, तो इसलिए भी हो जाती हैं। प्लस क्या हो जाता है भाई, उनको बताया नहीं जाता है। भाई बचपन से उन पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए अगर आप अशुद्धियाँ करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी आपने देखा अंश और अंश क्या लिखा था, अभी आप कोई देखेगा तो यही कहेगा कि भाई इसमें क्या है, मिसप्रिंट हो गया है। अंश और अंश में, यहाँ पे अंश और अंश में क्या फ़र्क है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन बड़ा फ़र्क है भाई। इस वाले अंश का, एक अंश का मतलब हो जाता है कंधा, दूसरे अंश का मतलब हो जाता है टुकड़ा, भाग। तो इतना फ़र्क है, लेकिन कब आप जानेंगे, जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी। और जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप तो यही कहोगे एक ही चीज़ है, ये लिखा है ऐसा, बस ये चीज़। तो और कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या समझते हैं, जैसे बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे उनको क्या है, वाह बनाया और बा बनाया, तो क्या क्या एक जैसा बना दिया। बा का पेट ही नहीं चीरा, जब पेट नहीं चीरा तो वाह भी पढ़ने में आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, डा को अड़ा, जैसे डा है तो अब डा में अगर बिंदी रख दी जाए तो ये अड़ा हो जाएगा, ऐसे ही तो हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जैसे घा है, जैसे घा है, घा यहाँ पे देखिए थोड़ा सही से बना दे, थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे आपका घा हो जाता है, घा है और आप बनाए धा। अगर आप शिरोरेखा ऐसे करके खींच रहे हैं तो ये धा और घा में कोई फ़र्क है क्या, नहीं रह गया। ऐसे ही भा बनाएं और आप माँ बनाएं। अब अगर शिरोरेखा आपने ऐसे खींच दी भा पर भी तो कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो इसमें भी क्या होती हैं, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इसके कारण बहुत से हो जाते हैं, क्योंकि भाई नॉलेज ना होना, है ना, चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। क्षेत्रीय, जहाँ कहीं कहीं पे देखिए क्षेत्रीय भाषा ऐसी होती है कि शा को सा, अड़ा को ना को अड़ा, जैसे एक जगह ऐसे बोला जाता है निकले तो निकड़े बोला जाता है, निकड़े। और बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो ना, जहाँ पे लगा है निकलने तो निकलने,
तो अड़ा बोला जाता है। तो यानी क्षेत्रीय जो होती है वहाँ की भाषा भी इसको प्रभावित करती है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे है अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला, शिरवी, अमृत का सुधा, सोम, प्योस, अमीय, गंगा का भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, नदीश्वर, गुरु का आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय। तो ये हो जाता है। उसके बाद आपके हैं गणेश का पर्यायवाची, तो गजानन, लंबोदर। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो दो समान अक्षरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे देखिए संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त अक्षर भी होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए छोटा आ और छोटी से मिलकर ए बनता है, और छोटा आ और ए से मिलकर आय बनता है, और छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर ओ बनता है, और छोटा आ और ओ से मिलकर आओ बनता है। और यहाँ पे देख लें ये भी सजातीय और विजातीय होते हैं, क्योंकि सजातीय उसको कहते हैं जो अपनी ही बिरादरी में हो, और विजातीय उसको कहते हैं जो अलग बिरादरी में विवाह कर ले। तो ये सजातीय और विजातीय हो जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सजातीय और विजातीय कौन कौन से होते हैं। तो जो सेम जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अक्षर क्या होते हैं, सजातीय होते हैं, कुछ विजातीय होते हैं। तो सजातीय में कौन कौन से होते हैं, जैसे बड़ा आ आपका हो गया, तो ये बड़ा आ तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है और बहुत शरीफ है। और बड़ी ई भी आया आपकी, क्या हो गई, बहुत ही सीधी शरीफ है। और छोटा बड़ा ऊ भी हो गया आपका। अब ये बने किससे हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आपका बड़ा आ जो बना हुआ है तो वो आ और आ यानी छोटा आ और छोटा आ के योग से बना। देखिए सेम से बना है, तो यानी ये सजाती यानी अपनी ही बिरादरी में इन्होंने शादी कर ली। और बड़ी ई किससे बना है, तो बड़ी ई बना है छोटी ई और प्लस छोटी, यानी इनने भी अपनी ही बिरादरी में शादी की। और बड़ा ऊ जो आपका बना वो किससे बना है, तो छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सब सजातीय हो गए। और ये जो आपके हो जाते हैं विजातीय, तो विजातीय क्या होते हैं, जो अलग बिरादरी में शादी कर लें। अब इस तरह से समझें कि विजातीय वो होते हैं जो समान जाति में नहीं अलग जाति में विवाह कर लेते हैं। खैर आजकल का तो बहुत ज़्यादा ही चलन हो गया है, पहले लोग बहुत ज़्यादा बुरा मानते थे, लेकिन बहुत क्षेत्रों में आज भी इन चीज़ों को बहुत ही बुरा माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है ना। ये चीज़ें तो आज भी खैर हैं, लेकिन वो तो हमने फ़नी मोड में चीज़ों को बता दिया इसलिए कि चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ऐसे एग्जाम्पल, हालांकि हम ऐसे एग्जाम्पल देते नहीं हैं, लेकिन ये हमें नहीं लगा कुछ मतलब बुरा एग्जाम्पल था इसलिए हमने दे दिया। ठीक है, तो यानी फ़नी वे में भी थोड़ा बहुत जाना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम सीरियस होके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप बोर भी तो हो जाओगे ना। और विजातीय में ये होता है, यहाँ पे हम देख लें, जैसे आपका हो जाता है ए बना है, तो जो ए बना है तो वो किससे बना है, तो ए बना है तो छोटा आ और छोटी ई। देखिए देखो अलग बिरादरी हो गई ना, छोटा आ और छोटी ई हो गई। फिर ऐसे ही आए बना है, तो आए किससे बना है, आए बना है आ और आपका आ प्लस ए से बना है, तो ये विजातीय हो गए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका यानी विराम चिन्हों के बारे में बताएं, अर्धविराम क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। तो अर्धविराम वो होता है जब हम पूर्ण विराम से आधा और अल्प विराम से ज़्यादा रुकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं। और अर्धविराम का चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे यहाँ कहीं पे ऐसा हो तो वहाँ पे किंतु परंतु इससे नहीं जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह लगा के हम जोड़ते हैं। जैसे सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक, जहाँ पे हम कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो वो प्रश्नवाचक, जैसे रीता ने खाना खा लिया क्या, तुम बाजार क्यों नहीं गए थे, तो प्रश्न पूछ रहे हो। पठन का क्या अर्थ है, और आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की दो विशेषताएं। तो पठन का मतलब ये होता है कि पढ़ना है ना। तो भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक एक लिखित। भाई हम अपनी अभिव्यक्ति को कैसे आप तक पहुंचा रहे हैं, लिखित में भी कि भाई नोट्स आपके सामने रखे हुए हैं, और क्या है लिखित और मौखिक में भी हम बोल रहे हैं। और आप कैसे क्या कर रहे हो, पठन का अर्थ यहाँ पे देखिए, एक मौखिक एक दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को तो वाचन पढ़ना ही होता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम उसको पढ़ रहे हैं, तो यानी मौखिक कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, और जो लिखा हुआ है वो लिखकर हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसे लिखित और मौखिक हो जाता है। ठीक है, ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित धनराशि से परिचित हो सकता है। तो यहाँ पे देख ले मिश्रित वाक्य का क्या अर्थ है, तो मिश्रित वाक्य यानी दो उपवाक्य मिलते हैं तब मिश्रित वाक्य बनता है, और उसको क्या किया जाता है यहाँ पे देख लेते हैं। जो जितना उतना यदि आदि उत्तेजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे।
ठीक है। एक प्रधान वाक्य यानी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हो जाता है। कविता शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, तो कविता से क्या होता है, कविता जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, उनका क्या होता है, उचित स्वर और प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा हो जाती है ना। और छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना कि जिसके काव्य के सौंदर्य की परख सकें तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सके। किसी कवि के भाव और शैली के से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना तथा उसके शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। तो इस तरह से आप लिख देंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है। आप लोग जो मेन चीज़ें हों वही लिखिएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी लिखने मत बैठिएगा, वरना 1 घंटे में पता चला 2 क्वेश्चन किए और 2 डाले छोड़। ऐसा नहीं करिएगा, सभी क्वेश्चंस करिएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। टाइम को सेट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। और वॉच यानी वॉल वॉच तो वहीं पे होती ही है, भले आपको ना ले जाने दे, आपकी जो है जो आपके पास वॉच हो वो भले ना ले जाने दें अंदर, लेकिन आपको वहाँ ये सुविधा मिल जाती है। ठीक है कि टाइम कितना हुआ या टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग वर्क करें, उसको आप सेट कर लें टाइम को। तो ये सभी चीज़ें। विराम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। अपनी बात को जब हम कह रहे हैं, अब एक ले में हम बोलते चले जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैम तो पागल हो गई हैं, मैम तो एक ले में बोलती चली जा रही है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा बोलते हैं, फिर रुकते हैं, थोड़ी सी सांस लेते हैं, तो क्या होता है, चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो यही चिन्हों का यूज़ हम इसीलिए करते हैं भाई, जब हम बोल रहे हैं तो ठहर रहे हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो क्या दर्शाएंगे, तब तो आप चिन्ह लगाएंगे ना। तो ये जो चिन्ह लगाए जाते हैं तो यही जो है विराम चिन्ह होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है, अल्प विराम हो जाता है, अर्ध विराम हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, लाघव चिन्ह हो जाता है, हंस पद हो जाता है। ऐसे बहुत से चिन्ह हो जाते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे सभी पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सभी आपके अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। और आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। पूर्ण विराम जब हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, और अल्प विराम जब हम क्या करते हैं, 2 चीज़, जैसे 2 कोई नाम, राम श्याम सीता गीता मूली गाजर सेब अंगूर, कुछ भी हमने ऐसा बोला तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे आप अच्छे से इसको कीजिएगा। ठीक है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह को उदाहरण से ही समझाएं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है दोहरे अवतरण, और यहाँ पे आपका हो जाता है लेखक या वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचंद्र वर्मा, बोलने और लिखने में 2 बातों का महत्व सबसे अधिक है, एक तो अर्थ का और दूसरा भाव का। तो इस तरह से दोहरा उद्धरण चिन्ह, देखिए यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल ग्रंथ, दूसरा पाठ पढ़ो जिसका शीर्षक है उत्साह। तो इस तरह से आप करेंगे। अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। वही चीज़ आ गई, ध्वनि का लोपन, ध्वनि प्रकृति, ध्वनि विपर्य, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, और शारीरिक विकृति, क्योंकि भाई शारीरिक विकृति होगी तो बोलने में दिक्कत होगी। जैसे कोई कंठ है, कोई तालब है, कोई मूर्धा है, कोई होस्ट है, तो जब इसमें कहीं पे कोई विकृति होगी तो आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। और जब उच्चारण के नियमों का ज्ञान ही नहीं होगा तब भी आप नहीं बोल पाएंगे, है ना। लोप करके आप बोलेंगे, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। और वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय बताएं। तो वर्तनी की अशुद्धियाँ आप कैसे सुधारेंगे भाई, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें। कुछ तो शिक्षक ऐसे होते हैं जो शुद्ध उच्चारण ही नहीं जानते हैं, कुछ तो अभी भी ऐसे पड़े हैं जिनको बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसी वीडियोस वायरल भी होती हैं कि जिसमें उनको हाथ से ज्ञान तक नहीं आ रहा है। अभी वो कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चों को आ भी तो रहा होता, क्योंकि हम ही लोगों को इतनी बारीकियाँ नहीं बताई गई, है ना। इतनी बारीकियाँ, इससे तो आप सहमत ही होंगे, इतनी बारीकियाँ नहीं बताई गई। अगर इतनी बारीकियाँ बताई गई होती तो अब ये ना सीखने के बजाय हम लोग बचपन में ही ये सारी चीज़ें सीख गए होते, है ना। इसमें ये चीज़ें कि कौन लुंठित है और कौन मतलब महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है, ये सब इतना नहीं बताया गया था। और इतनी बारीकियाँ कि क्या क्या होता है भाई, यही था कि छोटा से ज्ञान होता है, और बहुत ज़्यादा उसमें लिखा था कि स्वर और व्यंजन होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया था। मैं ये नहीं कहती कि विधि गलत थी, विधि नहीं गलत थी, लेकिन चीज़ें क्या है, एक्सप्लेन नहीं की गई थी, है ना। लेकिन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है, अगर आज का ये बच्चा है तो कल का भावी नागरिक है। और आपको क्या पता कि 30 से 35 बच्चे हैं तो इनको ये बच्चा को, जितने बच्चे हैं कुछ बनेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, और बनेंगे भी नहीं तो अपना बिजनेस तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो उसके लिए उनको बारीकियाँ तो पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, इतना खैर नहीं हुआ। लेकिन चलिए, क्या अब आप लोग तो अच्छे से पढ़ाएंगे ना। तो जब आप लोग अच्छे से पढ़ाएंगे तो क्या होगा,
तो आप लोगों को तो अच्छे से सीखना रहेगा। और फिर जो अब वाले बच्चे हैं वो ये ना कह पाएँ कि हमारे शिक्षक ने हमको ये सब बताया नहीं, तब बारीकियाँ समझाई ही नहीं थी, है ना। तो ऐसा वक्त ना ही आए तो बेहतर है। बाकी चलते हैं हम लोग। छात्रों में शुद्ध उच्चारण कराना, कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना, सुलेख का अभ्यास कराना, समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर समझाना, मुद्रण की शुद्धियों का संशोधन श्याम पट पर लिखकर सुधार कराना, लिखते समय सावधान रखना, शब्दकोश का प्रयोग कराया जाए और शारीरिक दोष का निवारण किया जाए। बिल्कुल सही है, शारीरिक दोष होगा तब भी उच्चारण शुद्ध नहीं होंगे, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो, है ना। उसके बाद है उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ध्वनि व्यवस्था है, बल है, लय है, स्वराघात है, गति है, विराम चिन्ह है, ये सभी हो जाते हैं। तो स्वराघात देखिए जैसे क्या होता है, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कभी थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं तो थोड़ा से क्या हो जाता है, नीचे आवाज़ में बात करने लगते हैं, तो इस तरह से क्या होता है स्वराघात, यानी जहाँ पे जैसा बोलने वाला होता है कहीं पे। और निपात क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम ये करके ही रहेंगे, तो करके ही रहेंगे मतलब ही पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो ये क्या हो जाते हैं, निपात हो जाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना, क्योंकि अगर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ से क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। चीज़ें क्या से क्या हो जाती है, जैसे रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो में अगर रोको के बाद अगर आपने लगा दिया तो यानी उसकी इज्जत आपने बढ़ा दी, और रोको मत मत के बाद आपने लगा दिया तो यानी आपने उसको कुछ भी नहीं समझा, यानी आप उसको भगा रहे हो। यानी एक विराम चिन्ह से कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। तो इस तरह से लय और आपका बल हो जाता है, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। आप अच्छे से इसको कीजिएगा। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशल भाई क्या है, बच्चे को लिखना सिखाने के लिए पत्र लेखन कराएं, वर्णन, व्याख्या, संप्रेक्षीकरण एवं पल्लवन, संवाद लेखन, रिपोर्ट लिखना, पुस्तक समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा, निबंध रचना, एकांकी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, ये सभी करवाना चाहिए। तो बच्चों को लिखने की हैबिट रहेगी, और जब हैबिट रहेगी तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से लिख पाएगा। और लिखित अभिव्यक्ति का महत्व स्पष्ट कीजिए, तो लिखित यानी लिख कर हम क्या कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने पेश कर रहे हैं। यानी पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ है। प्रथम लाभ ये कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं। भाई बिल्कुल, जब हम लिख रहे हैं कोई चीज़ तो हम क्या देख भी उसको रहे हैं, हमारी उंगलियां भी काम करें। हम आपसे क्या कहते हैं, टाइम जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं देखिए आप लिख कर चीज़ों को अगर नोट्स आप बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग में तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो आपकी कई इंद्रियाँ काम कर रही हैं भाई, आँखें देख रही हैं, है ना, माइंड भी आपका साथ दे रहा है, उंगलियां भी चल रही हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कभी कभी उंगलियां कहती नहीं ये गलत है, ऐसा लगेगा कि हमारी उंगलियां कह रही नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं लिखा था, ये ऐसे, या आंखें कहती नहीं ये ऐसे नहीं था, कहते नहीं आंखें भी बताती कि ऐसे नहीं था, दूसरे तरीके से तो कुछ था, फिर आप क्या करते हो उसको सही करते हो, तो अब सही है ये, तो ऐसे करके हो जाता है। तो यानी लिखने की शिक्षा यहाँ पे है। तो बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है, आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मांटेसरी का कहना है बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने में मतलब के समर्थक हैं, लेकिन ये है कि लिखना सिखाया जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जब हम भाई कुछ बातें होती, कुछ चीज़ें होती जो हम लिख कर, जैसे अब दूर है तो क्या करते हैं, हमने खत लिख दिया और लिख कर हमने आप तक पहुंचा दिया, तो आपने हमारी अभिव्यक्ति को जान लिया, तो ये चीज़ हो जाती है ना। और उसके बाद आपका आप देख लें, यहाँ पे है तो बहुत लेंदी, हम ले के देखिए हर एक चीज़ आए ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे जितना समझाने वाला है उतना ही हम आपको बता रहे हैं। जैसे अनुकरण विधि हो जाती है, तो अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को क्या करना होता है, अनुकरण यानी नकल करके, जैसे बच्चा देख कर लिख रहा है, भाई श्याम पट पर हमने कुछ लिख दिया और आप उसको देख कर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है अनुकरण विधि, नकल विधि जिसको कहते हैं ना, तो बच्चा फिर अपने आप से कर लेता है। और पैथोलॉजी विधि में क्या होता है कि सरल से जटिल की ओर, पहले बच्चे को हमने क्या सिखाया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, फिर उसके बाद हमने क्या सिखाया उसमें कि अगर बड़ा आ में माँ मिला दिया जाए तो आम बन जाएगा, छोटी ई से इमली लिख जाएगी, तो इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे। तो पैथोलॉजी विधि तो बहुत ही अच्छी विधि है भाई, और क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर जाया जाता है। और अनुकरण विधि भी है कि भाई बच्चा जो है नकल करके सीख रहा है, पहले भाई नकल करके सीखेगा, उसके बाद वो अपनी अकल से करने लगेगा।
और मनोवैज्ञानिक विधि में क्या है, बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, यानी पहले पूरा ज्ञान कराया जाता है। जैसे मान लीजिए साइकिल दिखा दी गई, अब उसके पुर्जों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो जाता है। आयोगवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो आयोगवाद हिंदी वर्णमाला में अक्षर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी होते हैं, अंक तथा आ, ये दोनों स्वरों के बाद में लिखे जाते हैं। और अंगाह 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इन्हें आयोगवाद कहते हैं। आयोगवाद के 3 प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, 1 बिंदु। अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु। और विसर्ग क्या होता है, 2 बिंदु साइड में, जैसे अतः, प्रातः ऐसे लिखते हैं। और ये चांद और कांच और 5, ये सब चीज़ें लिखते हैं। और अनुस्वार में चंद, छंद, बंद इस तरह लिखते हैं, एक झटके के साथ बोलते हैं। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम, ये सब पे डिस्कस कर चुके हैं। पूर्ण विराम यानी रुकना, अल्प विराम यानी थोड़ा सा रुकना, अर्ध विराम यानी अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना, प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में, ये हो जाता है। फिर उसके बाद है उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अभी समझा कि का खा गा घाड़ा, च छ ज झ टा ठा डा ढाड़ा, त थ द धना, प प ब मम्मा, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे समझ लें। जो का खा गा घा वाली होती है, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे हम आपको। तो जो का वाली लाइन होती है, जो आपका का जो हो जाता है, का से स्टार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, का जो है ना, का से जो स्टार्ट है, तो ये क्या है, कंठ है। का खा गा घा अड़ा कंठ है, कंठ हो जाती हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, चा जो है, चा वाली जो लाइन हो जाती है, चा छा जा झा, तो तालु भी हो जाती है, तालु आप बोल सकते हो। और टा, तो ये कौन सी हो जाती, टा ठा डा ढाड़ा, तो ये आपकी मूर्धा हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है, मूर्धा हो जाती हैं। और उसके बाद ता वाली जो लाइन है वो क्या हो जाती है, तो ता था दा धन्ना, तो दंत हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, दंत हो जाती हैं, यहाँ पे दंत हो जाती हैं। और उसके बाद पा वाली जो लाइन है वो क्या हो जाती है, पा फा बा भा मा, तो ये पा वाली जो लाइन है ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी ओष्ठ हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो अग्नि आग, अनल पावक, ज्वाला शिरवी, और अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, गंगा का भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, नदीश्वरी, और गुरु का आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय। रावण को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए, एक ये वाला रा लगा होता है जब हम इस तरह से, तो ग्रहम ऐसे भी होता है ना। और एक ये वाला गा होता है जो ऐसे ऋण वाला, और एक ऊपर जो सर्वत्र जैसे ऊपर रा लगाते हैं, है ना। और एक ऐसे जो ऋण वाला लगाते हैं, ऋण वाला जैसे ऋषि जैसे, है ना। तो बहुत से ऐसे, तो 4 तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर से अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये सब आ चुका है। तो ये आप तो कर लिए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, चित्र पठन, कहानी पठन, कविता पठन, अभिनय तथा अनुसरण, वाद विवाद। तो इसमें भाई चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, कहानी करके, है ना। तो और कविता के माध्यम से अब अभिनय, अनुसरण और वाद विवाद, ये आप कर ले जाओगे। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियाँ। तो वही लेखन शिक्षण की त्रुटियाँ क्या है, शब्द अर्थ संबंधी त्रुटियाँ, कर्ता क्रिया संबंधी त्रुटियाँ, वचन क्रिया संबंधी त्रुटियाँ, ने का अशुद्ध प्रयोग, पुनरुक्ति दोष, अन्य विभक्तियों में प्रयोग संबंधी त्रुटियाँ ये हो जाती। श्रुत लेख यानी सुन कर लेख, तो जो इमला होता है ना, तो उसी को तो श्रुत लेख कहते हैं। डिक्टेशन जिसको बोलते हैं कि सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रही हैं और हम लिख रहे हैं, तो वही श्रुत लेख है। बाकी आप देखो, इसको लिख ले जाओगे, ठीक है ना। श्रुत लेख क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर ली। आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो समानार्थक शब्द, आँख नयन, समुद्र सागर, अश्व घोड़ा, सूर्य रवि। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो लास्ट में जो प्रश्न यानी पूछा जाता है और उसके बाद इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। तो प्रश्नवाचक ये मस्ट होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद में लगाना, ठीक है। अनुलेख एवं श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना, और अनुलेख यानी सुलेख का ही कुछ ऐसा ही प्रतिरूप होता है। यानी अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलेख में पद्य, कविता की पंक्तियों का अभ्यास पुस्तक में लिखना होता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिससे लेखन गति का विकास भी होता है। तो उसके बाद आपका हो जाता है श्रुत लेख, ये सुनकर लिखना यानी जिसको इमला बोलते हैं, है ना, ये हो जाएगा। और लेखन शिक्षण की विधियाँ, रेखाओं द्वारा, अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, लाइनें आड़ी टेढ़ी बनाते हैं, मांटेसरी विधि, और अनुकरण विधि यानी नकल, और पैथोलॉजी की विधि। तो इसमें सरल से कठिन की ओर जाया जाता है ना। और मनोवैज्ञानिक विधि में क्या किया जाता है, इसमें पूरी चीज़ दिखाई जाती है, फिर उसके अंशों का यानी पूर्ण से अंश की ओर जाया जाता है। और देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज़ आ गई ना।
तो आप ये भी देख लें। विराम चिन्ह देखिए कितनी बार विराम चिन्ह पलट पलट के आ रहे हैं, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिरोरेखा क्या होती है? तो शिरोरेखा का मतलब ये होता है जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे अक्षर लिख लें, कुछ भी लिख लें, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं। तो इसी को तो शिरोरेखा कहते हैं, जिसको बच्चों को क्या सिखाते हैं, रेल की पटरी, है ना। जैसे का, और का से कबूतर वाला का, और ये ऐसे करके बताते हैं। फिर बच्चों को क्या कहते हैं कि का से रेल की पटरी, है ना। तो ऐसे करके ये का, और फिर ये क्या होता है, बंदर की पूंछ, ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चों को, क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग वे में सिखाना होता है ना। तो बच्चों को आप इस तरह से सिखाएंगे ना, तो बच्चे बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को सीखते हैं, और फिर वो कभी भूलते भी नहीं हैं। ये खूबी होती है। और शिरोरेखा तो आप समझ गए, जो ऊपर लाइन होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही मस्ट होती है, क्योंकि इसको लगाना ही होता है, ठीक है। उसके बाद है शिरोरेखा किसे कहते हैं, अभी देखिए आया, फिर से आ गया। तो यहाँ पे देखिए शिरोरेखा वही कि जो ऊपर लाइन लगाई जाती है वो शिरोरेखा होती है। और शिरोरेखा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है, हिंदी में यही तो खूबी होती है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। शिरोरेखा मस्ट हो जाती है, क्योंकि ये अक्षरों को जोड़ के रखती है। ये सभी चीज़ें। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करता है कि जिससे कि वो अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। भाई कोई भी बात होगी, आप अपनी आप कैसे एक तो बोल कर आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हो दूसरे के सामने, एक आप लिख कर सकते हो, है ना। तो यही चीज़ तो है। और बालकों की लिखने की शिक्षा देने का महत्व यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान सामाजिक या विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके सीख सकें। भाई बिल्कुल, जब हम लिख रहे हो तो विराम चिन्हों के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब लिखोगे, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी समझ में आएंगी, ज्ञान उतना ही स्थायी होगा। तो जब बच्चे लिखेंगे तो उनको कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना, कहाँ पे अर्ध विराम लगाना, इन सभी चीज़ों का ज्ञान उनको होगा। और कोई भी बच्चा क्या करेगा, त्रुटि नहीं करेगा। और जो सुलेख जैसे बच्चा करता है या लिखता है, जितना ज़्यादा लिखता है उतना अच्छा लेखन हो जाता है, यानी उसका जो लिखावट होती है वो अच्छी हो जाती है, यानी उसमें सुंदरता आ जाती है। फिर देखिए शुद्ध लेख का अर्थ क्या है, यानी सुनकर लिखना। बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं और अध्यापक बोलते हैं, यानी तो इसमें क्या है, जो सुनने की शक्ति होती है वो भी बच्चों की अच्छी होती है। एकाग्रचित बच्चे हो जाते हैं कि भाई अब सर क्या बोलेंगे या अब मैडम क्या बोलेंगी। तो ऐसे करके बच्चे एकाग्रचित, यानी एक मन हो, एक चित हो, यानी एक मन जो उनका मन होता है वो एकाग्रचित होता है, एक जगह पे उनका टिकता है। तो ये सभी चीज़ें इसकी खूबियाँ हो जाती हैं। और जब सुलेख लिखा जाता है तो इसकी वर्तनी में शुद्धता आ जाती है ना। तो यही सब चीज़। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिनमें क्या होता है, रगड़ के साथ गर्म वायु बाहर निकलती है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषता, तो मैं बार बार यही बता रही हूँ, देवनागरी लिपि की विशेषता ये है कि जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है। एक अक्षर में दूसरे अक्षर का कोई भ्रम नहीं होता है। तो आपको यही सब लिखना है। विलोम तुकांत एवं समानार्थी शब्दों के उदाहरण, तो विलोम जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। जैसे धनी का तो निर्धना, अंधेरे का तो उजाला, प्रकाश का तो अंधकार। तो इस तरह से आप लिख दोगे। तुकांत में तुकांत वाक्य यद्यपि लोकोक्तियों का ही एक रूप है, अंतर मात्र इतना है कि इसके उपवाक्य में तुकबंदी होती है, प्रयोग में दोनों एक समान होते हैं। समानार्थी यानी एक जैसे, है ना, समानार्थी यानी एक जैसे। अनुस्वार तथा अनुनासिक, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनुस्वार यानी एक बिंदु, अनुस्वार यानी एक बिंदु, अनुनासिक यानी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अनुस्वार यानी एक बिंदु और अनुनासिक यानी एक चांद और एक बिंदु, यही तो है। तो बस आपको इतना याद रखना है। और इसमें जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर, और इसमें चांद, आँख, ये सब आपको करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गए 2023 के। अयोगवाह से क्या आप समझते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त तो अन्य वर्ण भी होते हैं। अंग तथा आ, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। अंग आह दो वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के भेद है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। पैस्थोलॉजी की रचना क्या होती है, तो पैस्थोलॉजी में क्या होता है, सरल से जटिल की ओर जाया जाता है ना। तो बस आपको यही लिखना है कि सरल से जटिल की ओर जाया जाता है। इसे सबसे पहले अक्षरों को ही ज्ञान, इसमें क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग के पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। इनसे पहले ही वे वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों को, यानी कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है, यानी सरल से जटिल की ओर, है ना। शिरोरेखा देखिए फिर से आ गया वही, जो शिरोरेखा आपकी जो आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा सब उससे, तो सब उससे को जोड़ने के लिए आपने क्या किया, लाइन खींची ना, तो बस जो ऊपर की लाइन है वही शिरोरेखा है। लिखित अभिव्यक्ति द्वारा महत्व,
तो लिखित अभिव्यक्ति में क्या है कि आप अपनी अभिव्यक्ति को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हो। इसमें ये होता है पाई मात्रों का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण विराम अर्धविराम भी कैसे लगते हैं वो भी आपको नॉलेज हो जाती है, आपका लेख भी अच्छा होता है और आपने अपनी बात को लिखित में आपने उसको दे दिया है ना दूसरे के सामने। वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन का अभ्यास हो, बाराखड़ी का अभ्यास हो, व्याकरण का समुचित ज्ञान हो, लिपि का समुचित ज्ञान हो, वाचन अभ्यास हो, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, शब्द पुस्तिकाएं। वाचन किसे कहते हैं, वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो सस्वर वाचन और मौन वाचन होता है। ये बस क्वेश्चन लास्ट चल रहा है। लघु आपके बहुत जल्दी होगा क्योंकि हमने जितना बुक में जिस तरह से था उस तरीके से तो हमने उसके पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स थे उनको समझा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें, बाकी बुक में जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही ले जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास भी नोट्स होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन चीज़ों को क्या है समझ कर पढ़ना, तो बस वो चीज़ है। सस्वर वाचन, मौन वाचन और सस्वर में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, द्रुत वाचन, गंभीर वाचन मौन वाचन में आ जाते हैं। अनुकरण में व्यक्तिगत वाचन और संवेद वाचन हो जाता है। और यहाँ पे सस्वर वाचन और मौन वाचन, सस्वर मतलब जब हम ज़ोर ज़ोर से पढ़कर क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, तो यह सस्वर वाचन हो जाता है। यदि हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आवाज़ में पढ़ रहे हैं, और अगर हम मन में पढ़ लें तो वो क्या होगा, मौन वाचन। सस्वर वाचन अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या है, अगर हमारे में कोई गलती है तो आप पकड़ ले जाओगे कि मैम आप ये गलत बोल रहे हो या आप ऐसे बोलो, तो अच्छी चीज़ है। या आप कोई चीज़ गलत बोल रहे हो, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, आप इस तरह से बोलो, तो यानी आपका उच्चारण शुद्ध होगा। लेकिन मौन वाचन में क्या, हम अपने मन ही मन में पढ़ रहे हैं, आपको क्या पता मैडम क्या पढ़ रही हैं, है ना। तो ये भी चीज़ है, कहते नहीं किसी में कुछ अच्छाई होती है तो खराबी भी होती है, कुछ खराबी होती है तो अच्छाई भी होती है। तो इनमें दोनों में अच्छाई भी है, प्लस ये भी है कि अगर दोष पूछ ले जाए तो आप दोष भी लिख डालेंगे। ऐसे कि भाई सस्वर वाचन में क्या होता है, हम तेज से पढ़ रहे हैं तो सामने वाला बंदा हमारे आसपास में या कोई बैठा है तो वो परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन मौन वाचन में क्या है भाई, वो नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। सस्वर वाचन में क्या होता है, हम थक जाते हैं ज़्यादा जल्दी, और मौन वाचन में हम देर में थकते हैं। सस्वर वाचन में ये होता है कि हम कम शब्दों को पढ़ पाते हैं, और मौन वाचन में हम ज़्यादा शब्दों को पढ़ डालते हैं। तो मतलब खूबियाँ भी हैं, और जिसमें खूबियाँ होती है तो उसमें एक आध बुराई भी तो ज़रूर होती है। बाकी आप बस ये चीज़ है कि आप लोग अच्छे से लिख डालिएगा भाई, है ना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते हैं, तो मेहनत को वसूल कीजिएगा और आप अच्छे से भाई पढ़ाई कीजिएगा, चीज़ों को समझ कर पढ़िएगा, और हर एक चीज़ को जैसे पूछ लिया जाए जो भी, वो आप लोग अच्छे से उसको जहाँ पे तोड़ने वाला हो, कहाँ पे टूट सकता है, कौन कैसे टूटता है, और हम आप लोगों को स्वर और व्यंजन और करा देंगे। जैसे आते हैं कि स्वर, जैसे कोई चीज़ है व्यंजन संधि, स्वर संधि, ये सभी चीज़ें हैं, तो कैसे कहाँ पे टूटती हैं, कैसे टूटती हैं, कौन सी संधि क्या कहलाती है, तो ये सभी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी हिंदी और भी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको गलतियाँ करने, यानी गलतियाँ तो वैसे मनुष्य गलती हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांस रहेंगे जो गलती हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, और बिल्कुल भी कोताही ना बरतें कि कल हम पढ़ लेंगे, कल पे कुछ भी ना छोड़ें। जो कुछ करना है आज करें, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं। जो नहीं समझते हैं तो बाद में वो धोखा उठा जाते हैं, इसलिए अगर कोई समझा रहा है तो कुछ सोच ही के समझा रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करें, बिल्कुल गौतम बुद्ध महावीर स्वामी बन जाए। दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि दुनिया में है कुछ भी नहीं अगर आप किसी और के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि बॉयज़ भी ऐसे होते हैं, गर्ल्स भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन्हीं 8 दिनों में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को आपको नहीं सोचना है। अगर ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि वो बंदा हमसे बात नहीं कर रहा, वो बंदी हमसे बात नहीं करे, सब हटा दो एकदम से, ठीक है। कोई किसी को खाने को नहीं देता है। जब जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास जॉब होती है, जिसके पास एक पक्की सीट होती है, ठीक है, उसके सब होते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता है, आप कितनी भी अच्छी हो, आपका नेचर कितना भी अच्छा हो, आपका मिजाज कितना भी अच्छा हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तो कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी पक्की सीट है, उसको पता है सेकेंड पर्सन को कि ये बंदा कुछ है या ये बंदी कुछ है, तो आप सब कुछ हो, अन्यथा आप कुछ नहीं हो। आपका नेचर भी कुछ नहीं कर सकता, आप कितने भी मीठे बोलते हो, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जब
कुछ नहीं हो सकता, तो आप ये करें कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी एक सीट पक्की करें, क्योंकि आज ये जो नींव पड़ रही है तो कल इस पे इमारत भी खड़ी होगी, और जब इमारत खड़ी होगी तो इमारत दूसरों को दिखेगी भी, और जब दिखेगी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अन्यथा जो अपने भी हैं वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बनकर पढ़ाई करें, दुनिया से कोई मतलब ना रखें, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कोई मतलब ना रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग फिर से कहेंगे, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, अपने स्वास्थ्य का भी आप लोग ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बीमार पड़ जाए पढ़ते पढ़ते, ये भी ना करें, और ये भी ना करें कि सिर्फ आराम ही कर डालें और 8 दिन या आप अपने निकाल दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही क्लास को लेकर। थैंक यू।